नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र के प्रभाव पर चर्चा करने के लिए। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही बता दूं कि आज चर्चा मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न पर्यंत इन 6 लग्न के जातकों के लिए हम शुक्र के प्रभाव को जानेंगे कि कुंडली के किस भाव में बैठे शुक्र श्रेष्ठ प्रभाव उत्पन्न करते हैं। दर्शकों, ऐसा नहीं है कि शुक्र के प्रभाव पर हमारी पूर्व में चर्चा नहीं हुई है। यदि आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो आप अवश्य सोच रहे होंगे कि शुक्र के प्रभाव पर इस समय चर्चा क्यों। बहुत से कारण हैं। मैं हर दिन लोगों से मिलता रहता हूं, हर दिन लोगों के फोन सुनता रहता हूं, और जब वो कोई प्रश्न उठाता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, तो उनके लिए भी इस विषय को सहज और सरल बनाना मेरा काम है। मैं हर दिन ये प्रयत्न करता हूं कि ज्योतिष लोगों को भली भांति समझ में आ जाए। याद रखिए, अगर आपको ऐसा लगने लगा है कि नहीं, आप तो इन चीज़ों को भली भांति समझ गए हैं, अब इसमें जानने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, विश्वास रखिए, आप ऊपर ही ऊपर भी हैं। मैं हमेशा कहा करता हूं, ये एक ऐसा विषय है इसमें जितनी गहराई में जाया जाए, जितनी गहराई में हम जाएं, उतना बेहतर और हमें शानदार मोती मिलता है। आइए पुनः एक बार गहरे उतरने का प्रयत्न करते हैं। दर्शकों, काल पुरुष का सुख ऐश्वर्य है शुक्र। देखा जाए तो साधारणतया हर कुंडली के लिए शुक्र का प्रभाव थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, लेकिन हर किसी की कुंडली में शुक्र का मूल काम सुख, ऐश्वर्य, दांपत्य, भोग देना ही है। परंतु किस तरह से और किस तरीके से, इसे जानना जरूरी है। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि शुक्र, बुध और शनि ये 3 ऐसे ग्रह हैं जिसमें से शुक्र और बुध के बारे में जानते हैं आप, सदैव अस्त या ज्यादातर मामलों में अस्त रहते हैं, क्योंकि सूर्य के हमेशा अगल बगल ही रहते हैं ये। और शनि भी, क्योंकि वो सौर मंडल में सबसे दूर है। तो ये तीनों ग्रह अस्त होकर के भी अपना प्रभाव नहीं खोते, बल्कि अस्त होकर के भी इनका प्रभाव उसी तरह से जातक पर पड़ता है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मेष लग्न के जातकों के लिए देखा जाए तो शुक्र सर्वाधिक अकारक ग्रह हैं, क्योंकि वो सप्तम और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। परंतु इस लग्न के लिए, यानी मेष लग्न के लिए, सर्वाधिक अकारक या मारक ग्रह बुध को माना गया है, क्योंकि वो तीसरे और छठवें भाव के स्वामी होते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र मारक होकर के भी मेष लग्न के जातकों के लिए लाभप्रद स्थिति उत्पन्न कर देते हैं यदि वो लग्न में हो, द्वितीय में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम, नवम, एकादश और द्वादश, इन भावों में बैठे शुक्र श्रेष्ठ फल देते हैं। लेकिन समझने की आवश्यकता है, चूंकि ये ग्रह मेष लग्न के जातकों के लिए कारक नहीं है, फलतः अगर लग्न में बैठा है तो एक बात आपको तय जानना है कि अगर ऐसा जातक लंपट वृत्ति का या विचारधारा उसकी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि लग्नगत शुक्र यहां पर जातक को लंपट ही बनाने का प्रयत्न करेंगे, चरित्र से कमजोर बनाने का प्रयत्न करेंगे। चूंकि ये मारक ग्रह है, ये हमेशा ध्यान रखिए कि काल पुरुष का भोग है, सुख है, लेकिन अगर आपके लिए मारक है तो अपना मारकत्व तो जारी करेगा और फलतः आपको भोग की ओर प्रवृत्त करेगा। अगर आप भोग की ओर जाते हैं, प्रवृत्त होते हैं, तो ये आपको 100% नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन चूंकि ये द्वितीय भाव का स्वामी भी है, फलतः लग्न में होने से ज्योतिष शास्त्र कहता है ये आकस्मिक धनदायक योग है। अब अगर ऐसा जातक अपने चरित्र पर अंकुश लगा करके रखे, चरित्र पर नियंत्रण लगा करके रखे, तो फिर ये शुक्र आपके लिए आकस्मिक धन प्रदायक बने रहेंगे। द्वितीय भाव में बताने की आवश्यकता नहीं, धनेश बनकर के धन भाव में होना महाधन योग का निर्माण करेंगे। परंतु अब ये निर्भर करता है कि कहीं ये शुक्र किसी पापग्रह से दृष्ट हो जाए, पापग्रह से युक्त हो जाए, शनि से, राहु से युक्त, तो बहुत संभावना है। क्योंकि हमेशा ये याद रखिए कि मैं जिन भावों में अच्छा प्रभाव बताया हूं, समझने की आवश्यकता है। लग्न में मैंने कहा दूसरे में शुक्र की ही राशि होती है,
चतुर्थ में देखें तो चंद्रमा की राशि यहाँ शुक्र दिग्बली होंगे। वहीं अगर देखें तो मैंने सप्तम में कहा मालव्य योग बनाएंगे। नवम में कहा यहाँ पर देखेंगे तो देव गुरु बृहस्पति की राशि और द्वितीय पति बनकर के जाकर के नवम भाव में होंगे तो अत्यंत श्रेष्ठ हुआ। वहीं सप्तम पति बनकर के नवम में बनकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देंगे। और मैंने आपको बताया एकादश में, तो एकादश में भी और द्वादश में भी बहुत अच्छा फल देंगे। एकादश में कुंभ राशि और द्वादश में क्योंकि कुंभ राशि होकर के द्वितीय पति बनकर के महाधनी योग बनाएंगे। और 12वें में शुक्र को अति सौभाग्यशाली उच्च राशि में माना गया। तो ये भाव तो मैंने आपको बता दिया कि इन भावों में शुक्र का सर्वाधिक श्रेष्ठ फल मिलेगा। लेकिन ये बात कतई नहीं भूलना कि भाव चाहे कोई भी हो, शुक्र इस लग्न में है मारक, अकारक। और अगर आपकी आदत गलत है तो फिर आपको शुक्र भोगने के लिए मजबूर कर देगा। द्वितीय भाव में बैठे शुक्र शनि या राहु के साथ संबंध बना रहे हैं और जातक को कहीं गलती से शराब और अय्यासी की लत लग गई तो फिर यही शुक्र आपके लिए प्रबल मार्केस बन जाएगा। चतुर्थ के शुक्र की चर्चा मैंने की, बहुत अच्छा है। भूमि भवन वाहन इन सभी सुखों को देने वाला है। द्वितीय पति बनकर के चतुर्थ में बैठे हैं, फलतः जातक को भूमि भवन वाहन का हर तरह से सुख देंगे और श्रेष्ठ फल देंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन अगर एक बार ऐसे जातक की समाज में छवि खराब हो गई, द्वितीय भाव खाने पीने का है, हमेशा याद रखिए आपके साथ वो लोग जो आपके जाम से जाम लड़ाते हैं वो भी आपके बारे में कम से कम कोई अपनी बहुत अच्छी राय नहीं रखते हैं। वो जितना अच्छा उसके लिए राय रखते हैं जो उनके साथ बैठ के नहीं पीता, उतना अच्छी राय अब आपके लिए नहीं रखते हैं। तो संभवतः वही लोग आपकी छवि भी समाज में खराब कर सकते हैं। तो आपको बहुत सचेत रहना होगा। वहीं यदि देखा जाए तो मैंने कहा कि ये शुक्र सप्तम में बहुत अच्छे हैं, मालव्य योग है। लेकिन मालव्य योग होने के साथ साथ ये मैंने कई बार अपने कार्यक्रमों में कहा है कि पुरुष की कुंडली के लिए सप्तम का शुक्र बहुत ही खराब फल कर देता है, दाम्पत्य जीवन को खराब कर देता है। अगर कहीं पीड़ित स्थिति में हुआ, पाप ग्रह से दृष्ट हुआ तो दाम्पत्य खराब करेगा। और यहां से भी शुक्र जातक को चारित्रिक दोष देता ही देता है, एक से अलग मतलब इतर संबंध जातक के बना ही देता है। तो इन कमियों पर आपको हमेशा नियंत्रण रखना होगा। नवम का शुक्र धर्म भाव में है, ठीक है। जातक को धार्मिक पत्नी मिलती है, जीवन संगिनी के रूप में मिलती है, वो अच्छा है। धर्म से जातक जुड़ा रहता है, ये ठीक है। एकादश और द्वादश का शुक्र भी प्रबल भोग की स्थिति उत्पन्न करता है। तो एकादश में भी शुक्र की अगर स्थिति को देखें तो महाधन योग है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। जातक को अपने खान पान पर इसलिए नियंत्रण रखना होता है क्योंकि मधुमेह इत्यादि का रोग न हो। 12वें का शुक्र अगर देखा जाए तो 12वें का शुक्र अति भोग की प्रवृत्ति जातक के अंदर जागृत करेगा। उच्च राशि में बैठा है लेकिन जातक के अंदर अति भोग की प्रवृत्ति उत्पन्न करेगा। अब एक बात आपको यहां पर और समझना है, मैंने जैसे कहा कि 12वें में बैठा शुक्र अति भोग की स्थिति उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर यह शुक्र गुरु से दृष्ट हो जाए, गुरु के साथ युक्त हो जाए, गुरु के साथ नवम पंचम योग बना ले, तब यह शुक्र अच्छा फल देगा। लग्न का शुक्र गुरु से दृष्ट हो जाए मेष लग्न में, तो कम से कम हम जातक को एकदम से चरित्रहीन नहीं कह सकते हैं। बात वृषभ की करते हैं। वृषभ लग्न के जातकों के लिए शुक्र को अगर देखा जाए तो ये शुक्र आपके लग्न के स्वामी होते हैं, फलतः लग्नगत होकर के मालव्य योग का निर्माण करेंगे। जातक को मेहनती, लेकिन जातक के अंदर अगर उसकी विचारधारा में झांक करके देखा जाए तो थोड़ी सी अय्यास प्रवृत्ति होती है, सुख की भोग, सुख की चाह। अच्छी बात यह है कि अपने काम से काम रखने वाले ये होते हैं। सो ज़्यादातर इनके बारे में हम ये विचार नहीं रखेंगे कि नहीं ये भोगी हैं, लेकिन हाँ इनकी चाहतें होती हैं, बहुत अधिक ऐश्वर्य और सुख के भोग की चाहत ये अपने भीतर हमेशा रखते हैं। वहीं अगर शुक्र को देखें तो द्वितीय भाव में भी अच्छा माना गया है। सीधी सी बात है कि लग्नपति बनकर के द्वितीय में बैठे हों तो अच्छा है। लेकिन यहाँ ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात है, यही बताना विषय था जो मैं पूर्व में ऐसे नहीं बताया हूं कभी आपको। यहाँ शुक्र षष्ठ के स्वामी भी बनते हैं, तो ज्योतिष एक रूल कहता है कि लग्नेश को षष्ठ का दोष नहीं होगा। तो मैंने एक वीडियो बना करके आपको बताया था कि अगर लग्नेश को षष्ठ का दोष नहीं लगेगा, चलिए मान लिया, तो यहाँ षष्ठ का फल कौन देगा? तो षष्ठ का फल शुक्र ही देंगे। अब अगर ये शुक्र षष्ठेश बनकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं, द्वितीय का फल तो ये अच्छा दे रहे हैं, लेकिन अगर जातक को गलत आदत लगी, गलत संगति में पड़ा, तो संभव है कि अपनी पैतृक संपत्ति भी उसको बेचनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ षष्ठ का वो फल दे रहे होंगे। तो वहीं अगर देखा जाए तो चतुर्थ में शुक्र यहाँ दिग्बली भी होंगे और ठीक ठाक है। शुक्र सूर्य लगभग अगल बगल ही होंगे, तो यहाँ पर शुक्र ठीक है। षष्ठ का भी शुक्र ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। संघर्ष जीवन काल में बढ़ाएगा, क्योंकि लग्नेश होकर के षष्ठस्थ हुआ है। चूंकि उसको षष्ठ का दोष नहीं लगेगा क्योंकि वो स्वगृही है, परंतु लग्नेश षष्ठस्थ है तो संघर्ष के बाद ही चीजें मिलेंगी। नवम में भी बढ़िया माना जाएगा, मकर राशि में लग्नेश होकर के भाग्य भाव में बैठा है, जोखिम जीवन काल में लेगा और सफल होगा। दसम में भी बढ़िया माना जाएगा, क्योंकि दसम में होकर के भी ये अच्छी स्थिति उत्पन्न करेगा। तो वहीं एकादश में बढ़िया,
परंतु वृषभ लग्न में द्वादश के शुक्र को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। ये शुक्र संघर्ष लगातार बना देंगे। भले सूत्र कहता है कि 12वें का शुक्र अति सौभाग्यशाली, लेकिन यहां डिस्टर्ब करने वाले बनेंगे, परेशान करने वाले बनेंगे। मिथुन लग्न के जातकों के लिए शुक्र सर्वाधिक श्रेष्ठ फलदायक है। तो मैं पहले ही पॉइंट पर क्लियर कर दूं कि कुंडली के किसी भी भाव में हो मिथुन लग्न के अच्छा ही फल देंगे, बस पीड़ित न हो तो वो सर्वश्रेष्ठ फल देंगे। अब बाकी ऐसे विशेष करके अगर मैं कहना चाहूं तो लग्न द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम, दसम और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एकादश और द्वादश, इन सभी भावों में शुक्र का अत्यंत श्रेष्ठ है। बाकी बचे भावों में भी इनके फल को मैं अच्छा ही कहूंगा, खराब नहीं है। क्योंकि शुक्र मैथुन में, हमेशा भी पिछले दिनों भी ये वीडियो बनाया था कि मिथुन लग्न ही मैथुन है और इस लग्न में कहीं ना कहीं शुक्र सर्वाधिक भोग कारक स्थिति उत्पन्न करते हैं। फलतः इस लग्न के जातकों के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ हैं, किसी भी भाव में हो। परंतु अब जरा यहां पर भी रुक करके आपको समझना होगा। अब मान लिया जाए कि इसी लग्न में द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं शुक्र, और इसी द्वितीय भाव में चंद्रमा के साथ साथ राहु भी बैठ जाए, तब मान लीजिए कि शुक्र, चंद्रमा, राहु द्वितीय में बैठे हैं, शनि की दृष्टि भी पड़ जाए, तब तो ऐसा जातक प्रबल अय्यास और शराबी प्रवृत्ति का हो जाएगा। क्योंकि द्वितीय भाव में बैठा शुक्र जो है वो द्वादशेष है, तो द्वादशेष होने के चलते धन भाव में जाकर के बैठा है, तो सामान्यतः शुक्र को द्वादशेष होने का यहां दोष नहीं लग रहा है, क्योंकि शुक्र यहां द्वादशेष होने के चलते और ज्यादा मजबूत स्थिति उत्पन्न करे, क्योंकि शुक्र भोग है और भोग बिना व्यय के संभव नहीं है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति कुंडली में उत्पन्न हो कि शुक्र, चंद्रमा, राहु, शनि की दृष्टि पड़ जाए, मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा जातक नंबर 1 का अय्यासी होगा, शराबी होगा। हाँ, धन की कमी नहीं होगी, लेकिन उसके पास जो भी धन होगा वो सब स्वाहा करेगा इन्हीं चीजों में। तो यहां पर आपको यह देखना होगा कि शुक्र के साथ तात्कालिक मित्रता बन रही है कि नहीं चंद्रमा की, और यहां पर अगर चंद्रमा साथ है तो तात्कालिक शत्रुता में भी है, और पापग्रह से दृष्ट होने में जातक को अय्यास होना तय है उसका। बाकी के भावों में भी आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा जिन भावों में मैंने शुक्र को गिनाया। अब मान लिया जाए कुंडली के नवम में मैंने शुक्र को बहुत अच्छा कहा, नवम में मिथुन लग्न की कुंडली में बैठे हैं शुक्र, बहुत अच्छा है तो है ही, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। देखा जाए तो पंचमपति बनकर के नवम में, लेकिन मान लीजिए कि ऐसी स्थिति में शनि से दृष्ट हो जाए तो भी ऐसा जातक अपने पिता का ही विरोध करने वाला होगा, पिता से ही उसके संबंध ठीक नहीं होंगे। अब बात हम कर्क की कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, कर्क लग्न की कुंडली में अगर हम शुक्र की स्थिति को देखें तो शुक्र लाभेश होते हैं। लग्न का शुक्र ठीक है कर्क लग्न के लिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जातक को बेहद खूबसूरत बनाएगा, लेकिन रोगी बना देगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। क्योंकि इस लग्न में शुक्र लाभेश होते हैं, तो लाभ भाव छठे से छठा होने के कारण जातक को रोगी प्रवृत्ति का बना देगा। स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परेशानी जातक को निरंतर लगी रहेगी। द्वितीय भाव में शुक्र का होना इसलिए अच्छा है क्योंकि ये महाधनी योग बनेगा, और सूर्य अगल बगल ही होते हैं तो ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। चतुर्थ शुक्र का स्वयं का घर होगा, फलतः यहां मालव्य योग बनेगा, इसमें कहीं कोई चिंता नहीं। नवम, इसके बाद सीधे नवम में शुक्र अच्छा फल देंगे क्योंकि वो उच्च राशि में होंगे, और एकादश में शुक्र की स्वगृह राशि है, और यहां द्वादश में भी शुक्र अच्छा फल देंगे क्योंकि वो मिथुन राशि में होंगे। तो कर्क में आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। जिन भावों में मैंने शुक्र को बताया है बस इन्हीं भावों में आप शुक्र को देखिए, इन्हीं में शुक्र का आपको अच्छा फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, हम अगर सिंह लग्न की चर्चा करें तो सिंह में शुक्र बहुत अच्छा फल बिल्कुल नहीं दे पाते हैं। याद रखिए, इसको आपको बस ऐसे ही समझना है कि अगर मैं साधारण उदाहरण से समझाऊं तो चाहे वो सेनापति हो चाहे वो राजा हो, उदाहरण से समझिए तो एक सेनापति युद्ध से लौटने के बाद उसको अय्यासी का मौका मिल सकता है, इसीलिए शुक्र मेष लग्न में तो फिर भी रिजल्ट अच्छा कर देंगे। राजा है सिंह, और राजा को कभी भी ऐसा मौका प्राप्त नहीं होता कि वो अय्यासी में जाए, भोग की तरफ जाए, क्योंकि उसको सदैव राज्य संभालना है। तो सिंह में कहीं ना कहीं शुक्र को मैं बहुत अच्छा किसी भाव में नहीं कहूंगा, सिर्फ 4 भाव इनको यहां प्राप्त होंगे। शुक्र यहां पर तीसरे भाव में, जो कि यहां स्वयं उनकी राशि होगी। इसके अलावा देखा जाए तो शुक्र इस लग्न के लिए षष्ठ में, क्योंकि यहां पर तीसरे के स्वामी बनकर के षष्ठ में भी फल देंगे तो कोई बुरा नहीं होगा। अष्टम में शुक्र का अच्छा फल होगा, उच्च राशि में बैठ करके द्वितीय नीच दृष्टि डालेंगे लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, धन भाव में दृष्टि डालेंगे तो ठीक होगा। दसम और द्वादश, बस इन्हीं भावों में शुक्र का अच्छा फल मिल सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं। अभी यहां सूत्र समाप्त नहीं हुआ, द्वादश में भी शुक्र का कुछ कष्ट ही निकल करके आएगा। द्वादश के शुक्र ऐसे जातकों को कार्यक्षेत्र में अनवरत परेशान करेंगे, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करेंगे। फिर भी ऐसा जातक अगर विदेश चला जाए, विदेश से जुड़ करके काम करे तो उसको लाभ मिलेगा।
आज का जो लग्न है, आखिरी लग्न कन्या, कन्या के लिए भी शुक्र सर्वाधिक योग कारक ग्रह है, परंतु लग्न छोड़ के, लग्न में शुक्र ठीक नहीं होंगे क्योंकि वहां नीच हो जाएंगे। तो लग्न छोड़ करके बाकी सभी भावों में बहुत अच्छा है, द्वितीय में, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में, नवम में, दसम में, एकादश में, द्वादश में, ऐसा शुक्र इन सभी भावों में बैठकर बेहद श्रेष्ठ फल प्रदान कराने वाला होगा। लग्नगत शुक्र नीच हो जाने के चलते, देखिए मैं हमेशा एक और पॉइंट आपको समझाता रहा हूं कि शुक्र और गुरु ऐसे दो ग्रह हैं जो नीच के होकर के भी अपना सर्वाधिक बुरा प्रभाव जातक को नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी नीच का ग्रह अगर लग्नगत होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी लाएगा। अब एक और सूत्र यहां पर लागू होता है कि शुक्र अगर नीच के होकर के लग्न में भी बैठे हैं तो वो तो भाग्येश भी हैं, तो भाग्येश अगर लग्न में बैठा है तो क्या भाग्येश का लग्न में होना यहां केंद्र त्रिकोण राजयोग नहीं बनेगा? क्या द्वितीय पति बनकर के लग्न में बैठे शुक्र क्या जातक को आकस्मिक धन लाभ नहीं कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, ये सारे सूत्र ही सिद्ध होंगे। लेकिन फिर भी शुक्र का नीच राशि में होना जातक को दांपत्य से कहीं ना कहीं कमजोर करके रख देगा। एक सामान्य शब्दों में कहूं तो धन इत्यादि देकर के भी वीर्यहीन बनाएगा, कमजोर बनाएगा, ये ठीक नहीं है। द्वितीय भाव में बहुत अच्छा है, शुक्र स्वगृही होंगे, कहना ही नहीं है। यहीं पर अगर शुक्र को देखें तो चतुर्थ में भी गुरु के साथ अगर मैत्री हो जाए तब तो जातक को अतुल संपदा का स्वामी बना देंगे, बहुत ही बढ़िया। पंचम में भी अच्छा फल देने वाले, ऊपर से शनि के साथ अगर केंद्र त्रिकोण का संबंध बन जाए, शनि की दृष्टि न हो, ये ध्यान रखिए। केंद्र में भी केंद्र त्रिकोण के संबंध में एक समस्या होती है कि शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ती है तो समस्या खड़ी होने लगती है। तो शनि की दृष्टि ना हो, यहाँ केंद्र त्रिकोण में भी त्रिकोण ज्यादा बेहतर होगा, या केंद्र वाला भी ऐसा हो कि चौथे दसवें वाला हो जिसमें दृष्टि संबंध ना पड़ता हो। तो सबसे जरूरी है कि शनि की दृष्टि शुक्र पर न हो, इससे भी राजयोग भंग हो जाता है, जातक का शुक्र खराब हो जाता है। सप्तम में उच्च राशि में बैठे हैं, लेकिन आप थोड़ा सावधान रहना होगा। ऐसे जातकों को दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं, पुरुष की कुंडली में विशेष रूप से, और ऐसा जातक चरित्र पर अपने अगर नियंत्रण नहीं रखा तब भी मुसीबत में पड़ेगा। बाकी भाग्य में शुक्र का कहना ही नहीं, बहुत बढ़िया है। दसम में भी शुक्र बढ़िया ही दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जातक को मैंने बताया था कि द्वितीय पति बनकर के दसम में या नवम पति बनकर के दसम में धर्मकर्माधिपति योग, द्वितीय पति बनकर के दसम में होंगे तो एक ऐसे परिवार में भी जन्मा हो जहां खाने को ना हो तब भी राजतुल्य बनेगा, और लाभ में महाधन योग ही बनाएंगे। द्वादश में भी यहाँ शुक्र के बहुत बुरे प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे, यानी कन्या लग्न में इन सभी भाव में, बाकी के भाव जिनमें छोड़ दिया है मैंने शुक्र को, वहां भी शुक्र लमसम अच्छा ही प्रभाव देते हैं, पीड़ित ना हो तो। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की जो 6 लग्न बचे उनकी चर्चा मैं आने वाले दिनों में आपके सम्मुख करूंगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।